नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम बात करेंगे एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के बारे में जिसका नाम है सूर्योदय बैंक। बेसिकली ये स्मॉल फाइनेंस बैंक पे काम करती है। इसको देखा जाए तो ये स्टॉक स्टॉक में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिला। अब इसका क्या चार्ट पैटर्न बनता है, हम इसको समझने के प्रयास करेंगे और समझेंगे इस बैंक के बारे में, बैंक करती क्या है। क्योंकि इसकी जैसे ही हम वेबसाइट्स खोलते हैं तो यहाँ पे लिखती है फिक्स डिपॉजिट पे अभी नियरली 9.10% की इंटरेस्ट रेट पे करती है। तो ये कितना अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो आप समझ सकते हैं। साथ में हम जानेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो उसके रजिस्टर्ड हुआ है इसके अंदर। साथ में देखा जाए तो इनके पास सेविंग अकाउंट्स और बाकी सारे चीज़ें चलती है, जैसे बाकी सारे बैंकों में है ऐसे ही यहाँ भी वही सारी चीज़ें यहाँ भी अप्लाइड होती है। अ, जो कि हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके चार्ट में देखें तो चार्ट में क्या निकल के आती है, क्योंकि स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब स्टॉक लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग के बाद इसमें लगातार और लगातार गिरावट देखने को मिला था। उस गिरावट के बाद अब स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिवली कामकाज करता नजर आ रहा है, क्योंकि यदि हम पुराने डेटा को देखो तो पुराने डेटा में क्या लगातार गिरावट थी। और अभी देख पा रहा हूँ जैसे अभी के कुछ पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है और अभी एक एवरेज प्राइस के हिसाब से देखने को मिलती जा रही है। समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। और यहाँ पे देखा जाए तो देखने को ये मिलता है जो इसका एक सपोर्ट्स लेवल जो था उसको अभी फिलहाल जो है वो आसपास किया था, नियरली इसी के आसपास आके खड़ी हुई थी। यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल के आसपास जो भी यहाँ पे बड़ा सपोर्ट्स था वो उसी के आसपास आके खड़ी हुई यहाँ पे और दोबारा चलने के लिए तैयार हुआ है। जिस रफ्तार से गिरा था उसी रफ्तार से मार्केट ने पकड़ लिया। खास के इससे पहले देखा जाए तो मार्केट एक गिरावट वाली थी, इसकी मार्केट गिरावट वाली थी। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक एवरेज वैल्यू के आसपास खड़ी हुई, क्योंकि इलेक्शन को रिजल्ट को लेकर के मार्केट पेनिक हुआ, बड़ा सा क्रैश हुआ, 5% 6% के आसपास का डाउनशॉट पूरे मार्केट को देखने को मिला। तो हम पहले चलते हैं कहाँ पे, इस कंपनी के बारे में जानने के लिए। इसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अदर बैंक की तरह ये भी सब बैंक सर्विस देती है। सूर्योदय मोबाइल्स बैंकिंग, नेट बैंकिंग और बाकी सारी चीज़ें चलती है इस बैंक के साइड। इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करें तो निकल के आती है जो बैंक बहुत पुरानी नहीं है, न्यू इनकॉर्पोरेटेड बैंक है। देखा जाए तो इनकॉर्पोरेटेड 2008 में बनी थी कम बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज ए लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक लीडिंग फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन इंडिया। द कंपनी स्टार्टेड ऑफरिंग एस एफ स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकिंग सर्विस इन 2017। अर्थात ये देखा जाए तो 2008 में कंपनी बनी, उसके बाद 2017 में इन्होंने सर्विस प्रोवाइड स्टार्ट किया। दे सर्व कस्टमर इन द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड सेगमेंट बिफोर स्मॉल फाइनेंस बैंक। द कंपनी ऑपरेटेड इन द एनबीएफसी। इस कंपनी को पहले एट ए ऑपरेटिंग एज एनबीएफसी के तौर पे देखा गया। नाम इसका है क्या, बैंक। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली फाइनेंस बैंक है, फाइनेंस बैंक मतलब एनबीएफसी ही होती है। इसको बैंकिंग की नहीं मिलती है जो कि बैंकिंग सर्विस के लिए चलेंगे, इसके लिए समझेंगे थोड़ा सा इसके। अब जबकि बैंकिंग सर्विसेज का भी इसको मिल गया, पहले ये एनबीएफसी थी, बाद में इसमें देखने को आती है वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पे ये एफडी वगैरह भी लेती है। साथ में देखूँ तो यहाँ पे इनके पास बैंकिंग सर्विस दिखती है, जहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग की सर्विस ले सकते हैं, बाकी नेट बैंकिंग बाकी सारे बैंकिंग सर्विस मिलती है और आरबीआई से रजिस्टर्ड है। और चलते हैं इसके स्टॉक प्राइस की तरफ, जहाँ पे देखने को आती है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 219 का टॉप लेवल रहा और 142 का लो लेवल रहा। अर्थात ये जो प्राइस रही वो पिछला प्राइस रहा। और फिलहाल प्राइस क्या रही है इसकी, फिलहाल प्राइस देखने को आती है 204 रुपये का। अर्थात ये सीधा दिखता है जो अभी इसने अपनी ये जो 219 रुपये का प्राइस था उसको जस्ट उसने तोड़ के 204 पे आके अटकी है। और इसका लो की बात करेंगे तो इस साल में 142 पे लो रहा है और लो से लेकर के 204 तक उसने तय किया है एक रास्ता। इस रास्ता में क्या क्या कठिनाइयां हुई हैं हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कितनी बार डाउनफॉल आया है, कितनी बार प्रेशर्स झेला है स्टॉक में, और फंडामेंटली क्या कहती है कंपनी वो भी समझने का प्रयास करेंगे। देखें तो फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, और रेस्ट चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है फिलहाल पी की बात
तो 10 के आसपास निकल के आती है, पीबी 1.2 के आसपास आती है, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो निकल के आती है आरओई, जो कि नियरली 12 के आसपास निकल के आती है। अब देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आती है, बीएससी के अंदर, और अदर बैंक की कैटेगरी में इसको रखा गया है इंडस्ट्री के अंदर। एक साल के डेटा को सामने रखें, एक इस स्टॉक में एक चीज़ देखिए, पहले मैं बताता हूँ, इस स्टॉक में उतनी बड़ी मोमेंटल नहीं होती, बहुत बड़ी रैली नहीं होती है, छोटी सी रैली होती है, छोटा सा स्टॉक होता है। यदि कि उसके पिछले एक दिन का चार्ट देखो तो एक दिन के चार्ट में क्या नजर आता है, इस चार्ट में ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबी गिरती है, बहुत जल्दी चढ़ती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग ही कम होता है। आप देखेंगे तो जो ट्रेडिंग हुआ है काफ़ी कम हुआ है, इसमें काउंट करके कुछ ही ट्रेडिंग हुआ है, मुझे लगता है इसको काउंट करें तो 50 से ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ होगा। जैसे एक साल के चार्ट को हम देखें तो एक साल के चार्ट में क्या नजर आती है, स्टॉक एक लेवल के आसपास ही थी पिछले कुछ पीरियड में। उसके बाद दोबारा थोड़ा सा जो सेटअप बना वो फिर दोबारा इसने गिरावट देखने को मिली, गिरावट के बाद देखने को मिली दोबारा ये एबीसी एवरेज प्राइस के पास देखिए यहाँ पे आके सपोर्ट मिल गया, अर्थात ये सपोर्टिंग लाइन जो इसका है वो इसी आसपास आके खड़ी होती है। उसके बाद देखा है तो मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटल लिया, और मोमेंटल के बाद यहाँ भी प्रेस बनाया, वो इसके आसपास जाके बनाती है और यहाँ से फिर चलने के लिए तैयार होती है। अब इसने 52 वीक का जो हाई था रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया था, और छोटे से पीरियड में किया था, अर्थात यहाँ पे दोबारा, और इससे पहले देखिए हमेशा इसने अपनी जो ये लेवल थी उसको तोड़ने का प्रयास करे, जैसे ये लेवल की बात करूँ या ये लेवल की बात करूँ, थोड़े से गिरावट आई, दोबारा चलने के लिए तैयार हुआ, ये दोबारा चलने के लिए यहाँ से मोमेंटम दिखती बनती है। इसकी हम थोड़ा सा इसके ऊपर के देखें स्टडी के तौर पे, तो निकल के आती है लेटेस्ट अपडेट में कंपनी क्या क्या देती है। कंपनी डिविडेंड के पार्ट में कुछ नहीं है, रिजल्ट के पार्ट को देखो तो रिजल्ट के पार्ट में करीब एक अच्छा संकेत देता है पिछले पीरियड से, जबकि प्रॉफिट के पार्ट भी अच्छा संकेत करीब देता है 8 करोड़ के आसपास का, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब मोमेंटल के हिसाब से आसपास ही रहती है, थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। चलेंगे इसका कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ, तो कंसोलिडेटेड डेटा क्या दर्शाती है, कंसोलिडेटेड डेटा ये कहती है, जो इसका ओवरऑल देखने को ये मिलती है कंसोलिडेटेड, और इसकी एक ही डेटा है, इसमें 445 करोड़ के आसपास रहा, जो कि ये कहा जा सकता है पिछले किसी भी पीरियड में इस तरह की इंफॉर्मेशन 445 नहीं हुआ, अर्थात ये क्वार्टर ऑफ क्वार्टर हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। इसकी फाइनेंशियल प्रॉफिट की चर्चा करें तो ये निकल के आती है 15 करोड़ के आसपास। इससे पहले भी इसने 24 करोड़ का प्रॉफिट लिया था, 16 करोड़ का प्रॉफिट लिया था, कभी लॉस भी ले गया था, 48 करोड़ तक का लॉस, 80 करोड़ तक का लॉस हुआ था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है 2023 के बाद एक साल में कंपनी ने एक स्टेबिलिटी बना रही है, जहाँ पे एक गिरावट वाली थी पिछले 4-5 पीरियड के हिसाब से, वहाँ पे स्टेबिलिटी बनाती नज़र आ रही है एक साल के दौरान में। और स्टेबिलिटी का मतलब ये होगा जैसे मार्केट में स्टेबिलिटी बनाएगी, इसकी बिजनेस मॉडल में फर्क पड़ेगा, इसकी फंडामेंटल्स स्ट्रांग होगा, इसके बेसिस पे क्या होगा, फंडामेंटल के बेसिस पे टेक्निकल जो चार्ट है, जो ट्रेडर्स के बाद भी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग का पार्ट है, वहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज करता दिखेगा। इसकी यदि हम नेट प्रॉफिट की चर्चा करें तो नेट प्रॉफिट में करीब 61 करोड़ के आसपास, और इससे पहले देखा जाए तो इस तरह की कभी भी प्रॉफिट निकल के नहीं आती है। इसका मतलब ये भी पोजीशन एक अच्छी पोजीशन में दिखती नजर आती है। ईयर टू ईयर को कंपेयर करके देखें तो क्या निकल के आती है, ईयर टू ईयर में ये निकल के आती है जो अभी तक के देखा जाए तो करीब 1590 करोड़ के आसपास, और अभी तक के कभी भी इस तरह के रिकॉर्ड्स इनके पास अभी तक नहीं आया, अर्थात ये कंपनी अभी टॉप ऑफ द ईयर अभी तक चल रहा है। इस साल के देखा डेटा जो इससे पहले भी टॉप ऑफ द ईयर, और ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे देखने को मिलती है। नियरली 1100-1200 करोड़ से देखा जाए तो 1590 करोड़ पे जाता है, 1600 करोड़ मान लेते हैं, तो आसपास देखिए कितना पोजीशन चेंज होता है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अच्छी खासी मिलती है। और जहाँ पे प्रॉफिट की पास बात करूँ फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड है, जो कि इस क्वार्टर में इस पीरियड में अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने बनाया था 2022 और 23 के दौरान में, यहाँ पे उतना नहीं बना। अब चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ, तो नेट प्रॉफिट में क्या निकल के आते हैं, नेट प्रॉफिट में इनका 216 करोड़ का होता है, जो कि इससे पहले कभी भी नेट प्रॉफिट इस तरह के दास की आकलन नहीं करता है, जो कि कभी 10 करोड़ 5 करोड़ से कम ही रहा, वहाँ पे 216 करोड़ के आसपास जाता है। मतलब यहाँ पे इस कंपनी की लास्ट क्वार्टर के हिसाब से दोनों तरफ से पोजीशन अच्छी दिखती नजर आती है।
कंपाउंडेड सेल की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये निकल के आती है कि कंपाउंड सेल्स कंपनी का नियरली अच्छा खासा ग्रो 20% से ज़्यादा ही हमेशा ग्रो किया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो ये भी अच्छा खासा ग्रो जंप करती नज़र आ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल एक साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे पहले अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकल के आता। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे एक लास्ट ईयर में अच्छा 14% के आसपास थी, उससे पहले उस लेवल पे नहीं देखने को मिली। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू इसके लिए। अब इसकी इन्वेस्टमेंट की पार्ट की तरफ देखें तो इन्वेस्टमेंट का क्या दर्शाती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न करीब 22% 77% के आसपास दर्शाती है। तो 22% में कौन से लोग हैं और बाकी क्या है, तो 22% में देखने को आती है भास्कर बाबू रामचंद्रन, जो कि साउथ कंपनी लगती है। साथ में देखा जाए इनके पास 5% की होल्डिंग और बाकी इनके फैमिली के पास बाकी सारे होल्डिंग्स होंगी, जिनमें ज़्यादा प्रमोटर के पास पोजीशन नहीं है, सब मिला के 12-22% के आसपास होती है। एफआई की पोजीशन बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि एफआई की पोजीशन किसी पीरियड में अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे एफआई की पोजीशन में हल्की करती गई और अभी पोजीशन थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें कोई भी बड़ी चेहरा की बात करो तो एक नाम निकल के आता है 1719 कैपिटल्स। डीआई की बात करूँ, डीआई की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है। डीआई ने अपनी लास्ट मोमेंटम में थोड़ा सा पोजीशन को हल्का किया था। इसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस और निकल के आता है लोक कैपिटल ग्रो फंड। ये कुछ कंपनी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह निकल के आते हैं जो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा है। ऐसे देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा डीआई की पार्ट था, जहाँ पे डीआई ने अपनी पोजीशन को बिकवाली के साथ अभी लास्ट पोजीशन में किया था। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में जो पोजीशंस हैं वो क्या निकल के आती है, पब्लिक में कुछ बड़ी पोजीशन की चर्चा करें तो कुछ बड़े पोजीशन में निकल के आती है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेशन मॉरिशस की फंड है। साथ में देखा जाए तो उनके पास बेसिकली मॉरिशस की फंड है, तो उनको कहाँ रखना चाहिए था, उनको तो रखना चाहिए था डीआई के एफ आई के अंदर, बट यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे रखा हुआ है। ये कुछ है, हो सकता है इशू हो। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे कुछ मुकुल महावीर अग्रवाल, ये यहाँ पे एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम इन पे इन्होंने इनकी पोजीशन देखने को मिलती है और इनकी पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल कुछ दिनों से, जैसे पहले उनके पास 1.88 के आसपास था, फिर उनके पास 2.82 के आसपास हो गया। तो मतलब यहाँ पे पोजीशन ये बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब जो इनका जो मार्केट होगा, इस इनका जो सोचने का तरीका होगा, ये उस लेवल्स पे होगा जिसके वजह से इसमें बने हुए हैं और लगातार इनमें चलते हैं। और इसका एवरेज प्राइस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा मोमेंटल देखने को लगती है और यहाँ से अच्छा खासा बुलिश, जो कि 52 की हाई को तोड़ने के लिए दोबारा तैयार होती नज़र आती है। हम कोई आपको टेक्निकल चार्ट और ग्राफ की स्टडी नहीं करता, क्योंकि वो सारे फिगर्स और यहाँ पे है, हम आपको इसमें से कोई भी फिगर्स नहीं लेते, कभी हम अपनी स्टडी पर्पज से लेते हैं, इसलिए हम अपनी पेंसिल और पेन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखने को आती है कि यहाँ पे इस तरह के लेवल जब बने थे स्टॉक में, मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया, इस लेवल की लेवल बनी थी यहाँ पे 52 की हाई की बात करूँ तो कितना 220 के आसपास आया था, और यहाँ से थोड़ा सा वेंटर होता है। यहाँ पे सपोर्टिंग की बात करूँ, सपोर्टिंग क्या निकल के आती थी, इनका सपोर्टिंग यहाँ पे खड़ी थी, और सपोर्टिंग के बाद यदि सपोर्टिंग इनका बचा हुआ है, और इसके पहले भी सपोर्टिंग इनके पास काफ़ी है, क्योंकि इनके पास भी सपोर्टिंग देखने को आती है कि इसके आसपास खड़ी होती है। फिलहाल यहाँ से मोमेंटल देखने को मिलती है चार्ट के हिसाब से। इसको यदि हम और भी कुछ जैसे एवरेज की तरफ देखें तो नहीं देखना। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम एक परसेंटेज वाइज को कंपेयर करें अभी तक स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रही है, कुछ जब से लिस्टिंग हुई तब से, तो देखा जाए जिनके पोर्टफोलियो में रही होगी, उनके पोर्टफोलियो में 3 साल में 11% का नुकसान दिया है, 2 साल में 106% का ग्रो लेवल है, 1 साल में 30% का ग्रो लेवल है, 6 महीने में करीब 30% के आसपास का। YTD के हिसाब से भी 30% के आसपास निकल के आते, 3 महीने में करीब 30%, और बाकी कुछ पीरियड में हमेशा कुछ ना कुछ जंप देखने को मिलती जा रही है, जबकि सेंसेक्स भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। बाकी जो NBFC है, इनके पीयर्स वाली कंपनी में, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा निकल के आता जा रहा है। कहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला, कहाँ पे डाउन साइड नहीं देखने को मिला, इस बेसिस पे देखा जाए तो इसके बेसिस पे ये हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है, जबकि 48%, तो ये 106% आसपास जंप कर गया स्टॉक्स। इसके पीयर्स कंपनी में AU बैंक्स आती है, उत्कर्ष बैंक्स आती है, कैपिटल्स स्मॉल फाइनेंस बैंक आती है। हम धीरे धीरे सब पे स्टडी करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कुछ कमियां हो तो भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।